हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। आज हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक माना जाता है क्लास 11 केमिस्ट्री का ऑफ चैप्टर नंबर 1। आज डिटेल में समझते हैं क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के लिए। हम पहले बात करेंगे डजन के ऊपर, मोल छोड़ो, हम पहले डजन के ऊपर बात करेंगे। आपने पहले से नाम सुन रखा है डजन। अब जैसे ही माइंड में डजन आप वर्ड बोलते हो तो आपके ऑटोमेटिकली माइंड में 12 यानी 12 जो नंबर है वो अपने आप आ जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसे पहले से ही यूज करते आए हो। यानी डजन कितना होता है? 12 आइटम्स, चाहे वो कोई भी हो। आपने जैसे एक डजन सुना, आपके माइंड में कितने आइटम्स आ जाती है? 12 आइटम्स। बस वैसा ही होता है मोल। जैसा डजन वैसा ही मोल होता है। जैसे डजन के अंदर 12 आइटम्स आती है, वैसे ही मोल के अंदर थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है, इतनी सारी आइटम्स आती है। मतलब 6022 फिर 000 बहुत सारे जीरो, इतनी सारी आइटम्स आती है एक मोल के अंदर। जैसे एक डजन में 12 आइटम्स, वैसे ही एक मोल में इतनी सारी आइटम्स आती है। अब इतना बड़ा नंबर लिखना ऑफकोर्स काफी दिक्कत वाली बात है, तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन याद है? पहले डिजिट के बाद पॉइंट, तो हम इसे लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। यानी एक डजन में 12 आइटम्स, वैसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। चाहे वो आइटम कौन सा भी हो, अगर एक डजन है तो 12 है। वैसे ही कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो एक मोल है तो 100% उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स यानी पार्टिकल्स होंगे ही। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक डजन बनानास, तो कितने बनानास हुए? ऑफकोर्स 12 बनानास हुए। एक डजन बनानास यानी कितने हुए? 12 बनानास। वैसे ही अगर एक डजन वाटरमेलन्स बोलो तो भी क्या होगा? 12 वाटरमेलन्स, क्योंकि डजन बोल दिया यानी 12 तो बोलना ही पड़ेगा। अब चाहे वो मतलब बनानास हो, वाटरमेलन्स हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही अगर मैं एक मोल बोल दूं तो आपको ये 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मैं एक मोल एटम्स बोलूंगा तो आपको बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। वही मैं बोलूं एक मोल मॉलिक्यूल्स, तो मैंने एक मोल तो बोल दिया, यानी एक मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यानी एटम्स के लिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूल्स। सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होगा, जो नंबर है वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे डजन के लिए 12 रहता है, वो कभी चेंज होता नहीं है, वैसे ही मोल के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 फिक्स है। वैसे अगर मैं बोल दूं एक मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे अगर मैं बोल दूं एक मोल प्रोटॉन्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। वैसे अगर मैं बोल दूं एक मोल न्यूट्रॉन्स, तो क्या होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन्स। यानी चाहे वो पार्टिकल कौन सा भी हो, अगर मैंने एक मोल बोला है तो 100% उसकी जो क्वांटिटी है वो 6.022 इंटू 10⁻23 ही रहेगी। और यहां पर ये जो क्वांटिटी है इसे एवोगैड्रो कांस्टेंट या तो एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट हम इस क्वांटिटी का यानी 6.022 इंटू 10⁻23 का एक इंपॉर्टेंस समझेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 ही क्यों एक मोल होता है, यानी एक मोल में इतनी क्वांटिटी ही क्यों आती है, और इस क्वांटिटी का यहां पर क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे, मतलब क्वांटिटी बहुत यानी बहुत ज्यादा है, इतने सारे अगर कार्बन के एटम्स है ना, तब जाके उसका टोटल मास 12 ग्राम आएगा। अब लोग सर हमने तो 12 यू पढ़ा है। देखिए वो जो आपने मास पढ़ा था वो एटॉमिक मास था। एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास, यानी अगर आपके पास कार्बन का एक एटम है, अगर आपके पास कार्बन का
एक एटम है तो उसका जो मास आएगा वो आएगा 12 U आएगा। हाँ मुझे पता है इसको म्यू बोलते हैं लेकिन U। तो अगर आपके पास एक एटम है, अगर आपके पास एक एटम है तो उसका आंसर क्या आएगा 12U। लेकिन अगर आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, अब यहां पर क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। कार्बन की इस बार आपको इतने सारे एटम्स लेने हैं तो उसका मास हो जाएगा 12 ग्राम। यानी अगर कार्बन का एक एटम है तो 12U, एवोगैड्रो जितने एटम्स है तो 12 ग्राम। एक एटम 12U, एवोगैड्रो जितने एटम्स तो 12 ग्राम। अब यहां पर एक एटम है कि एवोगैड्रो जितने एटम्स है, तो ऑफकोर्स एवोगैड्रो जितने एटम्स है तो इनका जो मास होगा वो होगा 12 ग्राम। ये जो क्वांटिटी है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक डजन रिप्रेजेंट करती है कि मोल रिप्रेजेंट करती है? ऑफकोर्स मोल रिप्रेजेंट करती है। तो इस क्वांटिटी की जगह क्या मैं मोल लिख सकता हूं? क्या इस क्वांटिटी की जगह मैं मोल लिख सकता हूं? तो देखिए इस क्वांटिटी की जगह मैंने मोल लिख दिया और बाकी सेम टू सेम, यानी एक मोल कार्बन एटम्स का मास भी कितना रहेगा 12 ग्राम ही आएगा। जैसे एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही एक मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास। जैसे मोल का मास तो मोलर मास, तो जो मोलर मास होगा कार्बन का वो आएगा 12 ग्राम। जो एटॉमिक मास है वो 12U है और जो मोलर मास है वो 12 ग्राम है। देखिए आप जो डिफरेंस है वो देखिए, जो आप 12U बोलते हो वो इसका एटॉमिक मास है और जो आप 12 ग्राम बोलते हो वो उसी कार्बन का मोलर मास है। एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास, मोलर मास यानी एक मोल का मास। यानी अगर आपके पास एक एटम है, एक एटम, तो उसका मास होगा 12U। अगर आपके पास एक मोल है तो उसका मास होगा 12 ग्राम। एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास और एक मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास। एटॉमिक मास हमेशा U में होता है और जो मोलर मास है वो हमेशा ग्राम में होता है। नेक्स्ट यहां पर मेरे पास इतनी सारी क्वांटिटी है, एवोगैड्रो क्वांटिटी है, तो इतनी सारी क्वांटिटी के लिए क्लोरीन एटम्स का जो मास है वो आएगा 35.5 ग्राम। सोचिए अगर मैं यहां पर सिर्फ एक ही एटम लूं, यानी क्लोरीन का एक एटम यानी 1 एटम ऑफ क्लोरीन, तो उसका मास आएगा 35.5U। लेकिन मैंने यहां पर कितने लिए, एवोगैड्रो जितनी क्वांटिटी लिए, तो यहां पर क्या आएगा ग्राम आएगा। क्या इस क्वांटिटी की जगह मैं एक मोल लिख सकता हूं? हाँ, यानी एक मोल का मास कितना है 35.5 और एक मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास। एक मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास, यानी क्लोरीन का मोलर मास है 35.5। यानी अगर क्लोरीन का एक एटम है तो 35.5 और क्लोरीन का अगर एक मोल है, क्लोरीन का अगर एक मोल है तो उसका मास आएगा 35.5 लेकिन ग्राम। नेक्स्ट है 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर एवोगैड्रो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो अगर आपके पास एवोगैड्रो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है तो आपका मास वही आएगा लेकिन किस में आएगा, ग्राम में। जैसे आप पहले किया था आपने, तो वाटर का आपने मास निकाला था तो उसका मास कितना आया था 18U आया था। देखिए वो तो मॉलिक्यूलर मास था, मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल का मास निकालोगे यानी H2O का एक मॉलिक्यूल लोगे तो उसका मास तो 18U ही आएगा। लेकिन अगर आप उसकी एवोगैड्रो जितनी क्वांटिटी लो, एवोगैड्रो जितनी यानी एक मोल जितनी क्वांटिटी लो, तो उसका मास आएगा 18 ग्राम। मॉलिक्यूल का मास यानी मॉलिक्यूलर मास 18U है और वाटर का मोल का मास यानी मोलर मास 18 ग्राम है। फिर से ये जो क्वांटिटी है इसकी जगह मैं मोल लिख सकता हूं और मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास और वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। देखिए सिंपल है कि अगर मोल नहीं है तो ग्राम नहीं है। अगर मैं मोल बोलता हूं तो ही आपको ग्राम बोलना है। अगर कहीं पर मोल मेंशन नहीं है तो वहां पर आपको ग्राम यूज करना नहीं है।
देयरफॉर इफ मास इज इन यू, अगर मास किस में आ रहा है, यू में आ रहा है, देन दैट मास इज आइदर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर कहीं पर भी पीछे यू लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यू लिखा हुआ है, तो या तो वह इस तरह कोई एटॉमिक मास होगा या तो इस तरह कोई एक मॉलिक्यूलर मास होगा। बट इफ मास इज इन ग्राम, अगर मास किस में आ रहा है, उतना ही नंबर आ रहा है, जैसे 12 ही आ रहा है लेकिन ग्राम में आ रहा है, जैसे 35.5 ही आ रहा है लेकिन ग्राम में आ रहा है, 18 ही आ रहा है लेकिन किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है, तो उस मास को मोलर मास कहेंगे। अब हम U और G में जो रिलेशन है वो देखेंगे, यानी U और G में आखिर का रिलेशन क्या है। जैसे हम कभी मास निकालते U में, कभी मास निकालते ग्राम में, तो दोनों में रिलेशन क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है, तो वैसे ही एक U यानी कितना ग्राम होता है वो देखते हैं। तो आपको ये नंबर याद रखना है कि 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक U कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी काम कहाँ आता है, देखिए अब यहाँ पर ना हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें ये जो फॉर्मूला है या जो कन्वर्जन है वो सब याद रह जाए। अब यहाँ पर सवाल है कि एक कार्बन एटम का मास बोला, हाँ 12 यू मत बोलना, रुकिए क्वेश्चन पूरा पढ़ो। 1 कार्बन एटम का मास चाहिए लेकिन ग्राम में चाहिए, एक कार्बन के एटम का मास लेकिन ग्राम में। देखिए यू में तो सबको पता है कि एक कार्बन एटम यानी 12 यू, एक कार्बन एटम यानी 12 यू। और बोलिए अगर एवोगैड्रो कार्बन एटम्स होते तो, एवोगैड्रो जितने तो यानी वही 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते तो 12 ग्राम। लेकिन यहां पर एक कार्बन एटम पूछा लेकिन वो भी ग्राम में पूछा है। अगर ऐसा कहीं पर क्वेश्चन आए तो आपको यहां पर यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना है। आपको सिंपली लिखना है कि अगर 1U यानी ऊपर जो वैल्यू दी है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, तो एक कार्बन के एटम का वैसे मास कितना आता है, 12U। पता है ना एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12U। तो वो कितना ग्राम, तो यहां पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1.66 इंटू 12, तो ये आएगा 19.9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये तो हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में रहता है। तो एक कर दिया छोटा, तो यहां एक कर दिया बड़ा, और 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम हमारा फाइनल आंसर। यानी अगर एक कार्बन एटम का मास निकालोगे ग्राम में तो वो आएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। नेक्स्ट हमें पूछा है एक वाटर मॉलिक्यूल का मास, हाँ मुझे पता है 18U होता है, आई नो, लेकिन ग्राम में पूछा है। देखिए क्वेश्चन किस में पूछा है ये भी तो मैटर करता है। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल का मास, अरे मास तो यू में भी मापा जाता है, ग्राम में भी मापा जाता है। आपको पूछा क्या है, तो आपको ग्राम पूछा है, यू नहीं पूछा है। अगर यही आपको यू पूछा तब बोल देते 18U हो गया आंसर, लेकिन ग्राम में पूछा है। तो अगर आपको यू से ग्राम में जाना है तो आपको यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर देखो 1U कितना है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब वैसे वाटर का मास क्या होता है, 18U होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल का। तो 1U यानी इतना ग्राम, तो 18U यानी कितना ग्राम। तो यहां पर 1.66 को मल्टीप्लाई करो 18 के साथ, तो यह आएगा 29.8 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में रहता है। तो एक कर दिया छोटा, तो यहां एक कर दो बड़ा। तो ऐसे हम एक एटम या तो एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं ग्राम में। अब आपको यहां पर खुद कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। जैसे यहां पर मैंने बहुत सारे अलग अलग एटम दिए, उनका आपको मास निकालना है ग्राम में। बारी बारी वीडियो पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और बारी बारी एक एक आंसर को चेक कीजिए। हाँ टाइम लगेगा, मोल कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं आएगा, आपको एटलीस्ट 10 to 15 डेज लगेंगे इसको थोरली समझने के लिए। अब जैसे ही इसे पढ़ोगे आई नो दोबारा सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा और सवाल जब सामने आएगा आप सोचोगे इसमें करना क्या है। तो आपको लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करना है, सीधा टप टप करके आंसर देना नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन को थोरली सॉल्व करो, लाइन बाय लाइन आंसर चेक करो और उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। ये सारे एटम्स है, ठीक है।
ये सब होने के बाद आपको ये सारे मॉलिक्यूल्स को ट्राई करना है कि ग्राम में कन्वर्ट करो, यानी एक का मास कितना होता है ग्राम के अंदर, जो हमें सेम जो हमने ऊपर मेथड फॉलो की है यूनिटरी मेथड, कि 1 U यानी इतना ग्राम, तो आपका जो भी U आएगा उसका कितना ग्राम, और लाइन बाय लाइन सारे आंसर एक एक बार चेक करने हैं। इतना होने के बाद हम अपने मेन टॉपिक यानी जो मोल कॉन्सेप्ट है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, अभी जो था वो तो समझ लो कि मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन ही था। अब हम चालू करेंगे रियल मोल कॉन्सेप्ट। अब जो मोल कॉन्सेप्ट है वो सीधा ये बताता है कि आप उस मोल को किस और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहां पर दिया हुआ है मोल और मास का रिलेशन, मोल और एन यानी क्वांटिटी का रिलेशन, मोल और वॉल्यूम का रिलेशन। तो यहां पर 3 रिलेशन दिए हुए, पहला मास मोल रिलेशन, दूसरा क्वांटिटी मोल रिलेशन, तीसरा वॉल्यूम मोल रिलेशन। तो हमें ये सारे रिलेशंस को एक एक बार प्रैक्टिस करना है विथ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, और सिर्फ मुझे नहीं आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके बाद आपको भी आगे आगे वीडियो पॉज करके आप चाहो तो आगे आंसर को ट्राई कर सकते हो। अब जितने क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतना आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये ट्राइंगल आपको आना चाहिए। अब इस ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर आपको टोटल 3 चीजें दिख रही होंगी, मास, क्वांटिटी और वॉल्यूम। हम इन्हीं के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले। पहले हम देखेंगे मास मोल का रिलेशन, यानी मास से मोल कैसे जाते हैं, यानी मास में से मोल कैसे जाते हैं। फिर देखेंगे मोल में से मास कैसे जाते हैं। फिर देखेंगे मोल में से क्वांटिटी कैसे जाते हैं, फिर क्वांटिटी से मोल, मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल। तो ये सिर्फ सिंपल नहीं, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, यानी मास से मोल, फिर हम करेंगे क्वांटिटी मोल, फिर हम करेंगे वॉल्यूम मोल। पहले हम देखेंगे मोल और मास का रिलेशन, यानी मास और मोल का रिलेशन, यानी मोल से मास कैसे जाते हैं और मास से मोल कैसे जाते हैं। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो यहां पर हम समझेंगे। सबसे पहले उसमें भी हम पहले करेंगे कि मास से मोल कैसे जाते हैं। जैसे रिलेशन तो मास और मोल का है, तो हम मास से मोल भी जा सकते हैं और मोल से मास भी जा सकते हैं। तो उसमें हम पहले मास से मोल जाएंगे। तो अभी आपका पूरा फोकस इसी टॉपिक पे होना चाहिए। हम कहां जाएंगे, मास से मोल। अब मास की जो यूनिट है वो क्या होती है, ग्राम। अभी क्वेश्चन में थोड़ी दिखा होगा कि मास में से मोल जाओ, आपको यूनिट देख के पहचानना है ना कि क्या दिया और क्या निकालना है। यानी मास यानी ग्राम दिया होगा और आपको मोल निकालना है। ये अच्छी बात है कि जैसे मास की यूनिट ग्राम होती है ना, वैसे मोल की यूनिट तो मोल ही होती है। बस वहां पर क्या होता है कि लास्ट को जो ई है वो हटा देते हैं। जैसे मास की जो यूनिट है वो ग्राम है, वैसे ही मोल की जो यूनिट है वो खुद मोल है। तो यहां पर हमें मास से कहां जाना है, मोल में। या तो क्या और क्या बोल सकते हैं हम कि ग्राम से जाना है मोल में। तो अगर हमें ग्राम से अगर मोल जाना है, अगर हमें ग्राम से कहां जाना है, मोल जाना है, तो आपको यहां पर उसे डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। किसे डिवाइड करना पड़ेगा, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहां पर 46 ग्राम दिया हुआ है, तो डिवाइड कीजिए सोडियम के मास से। अब सोडियम का मास क्या होता है, 23। तो अगर आप इसे कट आउट करोगे तो यह आएगा 2 मोल। अब चाहो तो लाइन बाय लाइन आंसर को चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 ग्राम नाइट्रोजन, तो लिख दिया 70। अब देखो क्या करना है, इसको डिवाइड करना है मोलर मास से। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, तो 14 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 5 मोल। वैसे 12 ग्राम दिया है तो 12 ऊपर आएगा, और कार्बन का मास कितना होता है, तो 12 कैंसिल और आंसर आ गया 1 मोल। वैसे ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा, 48, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है वो, डिवाइड बाई ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो कट होकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 मोल। वैसे ही अगर हमारे पास क्लोरीन है, कितना ग्राम दिया है, वो दिया है 177.5 ग्राम।
तो डिवाइड करना है Cl के मास से। तो क्लोरीन का मास कितना होता है? तो वो होता है 35.5। तो कैंसिल आउट करोगे तो इसका आंसर आएगा 5 मोल। वैसे ही अगर आपके पास 88 ग्राम CO2 है तो 88 ऊपर आएगा और CO2 का जो मास है वो कहां पर आएगा? नीचे आएगा। अब इसे कैंसिल आउट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल। सिंपल भाषा में बोलो तो मोल निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। मोल निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। चाहे कुछ भी कर लो, अगर मोल निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। कहीं पर भी अगर मोल निकालने को बोला है तो आपको सीधा सीधा इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जो भी आपको क्वांटिटी दी है 392 ग्राम दिया है, तो H2SO4 का मास कितना होता है? तो 98 होता है। तो अगर आप इसको कट आउट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मोल। वैसे ही आपको यहां पर क्या दिया है? 18 ग्राम वाटर। तो ये 18 आपने ऊपर लिख दिया और वाटर का मास कितना होता है? खुद 18 होता है। तो कैंसिल आउट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 मोल। नेक्स्ट 180 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मोल निकालने के लिए यूरिया NH2CO NH2 यानी यूरिया, उसके मास से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैंसिल आउट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3 मोल। वैसे ही आपके पास NaOH है, कितना है? 200 ग्राम है। NaOH का खुद का मास कितना होता है? 40 होता है। डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 5 मोल। यानी कुल मिलाकर यह है कि अगर आपको ग्राम दिया है और आपको मोल निकालना है तो आपको उसको डिवाइड कर देना है उसके एलिमेंट या जिसे एटम बोलते हैं, एटम या मॉलिक्यूल के मास से। यानी अगर ग्राम से मोल जाना है तो डिवाइड कर दो। क्या कर दो? उसको डिवाइड कर दो। उसके मास से क्या कर दो? उसको डिवाइड कर दो। अभी हम देखेंगे कि मोल से मास कैसे जाते हैं। अभी जो हमने इसके पहले देखा उसमें हमने मास से मोल कैसे जाते हैं वो देखा है। अभी हमें जाना है मोल से मास की तरफ, यानी वही मोल से ग्राम की तरफ जाना है। मोल आपको दिया है और ग्राम में आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए जस्ट उसका उल्टा है। तो आपके पास अगर मोल दिया हुआ है और आपको कहां जाना है? उसमें से ग्राम जाना है, तो यहां पर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मास से। और जो भी एटम या मॉलिक्यूल है आपको यहां पर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको 1 मोल दिया हुआ है तो सीधा इनटू लिख दीजिए। और कार्बन का मास कितना है? 12। तो 12 वन जा 12, तो 12 ग्राम इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट लिखा है 2 मोल। तो जैसे मोल लिखा इनटू मार दो, जैसे पिछली बार किया था कि जैसे ग्राम दिखता था आप डिवाइड कर देते थे। तो वैसे अगर मोल दिख गया तो आपको इनटू कर देना है। सोडियम का मास कितना होता है? तो 23। मल्टीप्लाई करोगे 46 ग्राम। नेक्स्ट 3 मोल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। इनटू करोगे 48 ग्राम। नेक्स्ट 4 मोल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? तो वो होता है 14। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 56 ग्राम। यानी अगर मोल से ग्राम जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। सोचिए अगर इसका उल्टा है तो ग्राम से मोल जाना है तो डिवाइड कर देते, इसी नंबर से क्या कर देते? डिवाइड कर देते। नेक्स्ट 5 मोल क्लोरीन। तो क्लोरीन का मास कितना होता है? तो वो होता है 35.5। मल्टीप्लाई करोगे 177.5 ग्राम आपका आंसर। उसी तरह आपके पास 1 मोल वाटर है, H2 है, और ग्राम में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? वाटर के मास से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाटर का मास होता है 18 मंजा 18 ग्राम। नेक्स्ट है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? तो 44 होता है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 88 ग्राम। नेक्स्ट है 3 मोल यूरिया। अब इसका मास निकालोगे यूरिया का तो वो आएगा 60। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180 ग्राम। उसी तरह लिखा है 4 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। तो मल्टीप्लाई कर दो 98 के साथ, तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा कि 392 ग्राम। 392 ग्राम। वैसे ही आपके पास अगर 5 मोल NaOH है तो मल्टीप्लाई कर दो उसे NaOH के मास से, यहां पर आपका आ जाएगा 200 ग्राम। यानी कुल मिलाकर यह है कि ग्राम दिया है और अगर मोल निकालना है तो उस एटम या मॉलिक्यूल के मास से उसको डिवाइड कर दो। और अगर मोल दिया है और आपको मास निकालना है यानी ग्राम में आंसर लाना है
तो मल्टीप्लाई कर दो उसके मास से। नेक्स्ट हम क्वांटिटी और मोल का जो रिलेशन है उसे समझेंगे, यानी क्वांटिटी से मोल कैसे जाते हैं और मोल से क्वांटिटी कैसे जाते हैं वो यहां पर ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटी से मोल कैसे जाते हैं। देखिए मैंने फिर से बोलता हूं, मोल जा रहे हैं, अगर कहीं पर भी मोल जाना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर हमारे पास n है, n यानी क्वांटिटी है, और उसे कहाँ जाना है, हमें मोल में जाना है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और देखो पहली बात, यहां पर इसे मास से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि रिलेशन ही अलग है। ये क्वांटिटी मोल का रिलेशन, यहां पर मास की बात ही नहीं हो रही है। तो अगर क्वांटिटी और मोल का रिलेशन है तो अगर क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं तो क्वांटिटी से ही डिवाइड करना है, यानी डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से जिसका सिंबल है Na और जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी जो भी आपके पास क्वांटिटी दी गई है क्वेश्चन में उसको एवोगैड्रो की क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। अगर आपको मोल निकालना है किसी भी क्वांटिटी से तो आपकी जो क्वांटिटी है उसे एवोगैड्रो की क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास 1.2044 इंटू 10⁻24 कार्बन के एटम्स है, तो बताओ ये मोल कितने होंगे। तो क्वांटिटी से मोल जाना है तो क्वांटिटी को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, यानी इसको डिवाइड करो 1.2044 इंटू 10⁻24 को डिवाइड करो। ओके, इसको किसे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है एवोगैड्रो की क्वांटिटी से। एवोगैड्रो यानी 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसे सॉल्व करोगे यानी इसको कट आउट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल। वैसे ही नीचे फिर से हमारे पास क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो क्वांटिटी को डिवाइड किया जाता है क्वांटिटी से। कौन सी क्वांटिटी, तो एवोगैड्रो क्वांटिटी। एवोगैड्रो क्वांटिटी यानी 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप इसे डिवाइड करोगे और कट आउट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मोल। वैसे ही अगर आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 ऑलरेडी क्वांटिटी दे दी है तो इसको डिवाइड कर दो एवोगैड्रो की क्वांटिटी से। 6.022 इंटू 10⁻23 कट आउट होगा और आपका आंसर आ जाएगा 1 मोल। वैसे ही आपके पास और भी क्वांटिटी दी गई है, आप चाहो तो पॉज करके आगे क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हो। यानी ये दिया हुआ है 1.8066 इंटू 10⁻24। अब क्वांटिटी दी है तो क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, यानी इसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो से 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसे डिवाइड करोगे और इसको कट आउट करोगे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3 मोल। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वांटिटी है 3.011 इंटू 10⁻24। तो इस क्वांटिटी को भी डिवाइड करना है आपको 6.022 इंटू 10⁻23 से। जब कट आउट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मोल। चलो ये तो एटम्स हैं, वहीं अगर मॉलिक्यूल्स आ गए तो भी आपको सेम मेथड ही फॉलो करनी है। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार कि 1.2044 इंटू 10⁻24 जितने मॉलिक्यूल्स आपके पास है, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे एवोगैड्रो से तो जब कट आउट होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल। वैसे नेक्स्ट हमारे पास 2.4088 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स है और इसे क्या निकालना हमें, इसमें से हमें निकालना है मोल। तो ये क्वांटिटी दी गई है तो क्वांटिटी को डिवाइड करो एवोगैड्रो की क्वांटिटी से, तो जब ये कैंसल आउट होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मोल। वैसे यहां पर दिया है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दिए और इसमें से हमें मोल निकालना है, तो इसको भी आपको डिवाइड करना है एवोगैड्रो की क्वांटिटी से। कैंसल आउट होगा और आंसर आ जाएगा 1 मोल। नेक्स्ट हमारे पास फिर से क्वांटिटी दी है 1.8066 इंटू 10⁻24। तो क्वांटिटी को डिवाइड करो एवोगैड्रो की क्वांटिटी से, तो ये कट आउट होगा और इसका आंसर आ जाएगा 3 मोल। वैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हमें दिया है 3.011 इंटू 10⁻24। अब क्वांटिटी दी है तो इसको भी डिवाइड करो एवोगैड्रो की क्वांटिटी से, तो ये कैंसल आउट होगा और आपका आंसर आ जाएगा 5 मोल। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके पास क्वांटिटी है
और आपको मोल निकालना है, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो की क्वांटिटी से। Na यानी एवोगैड्रो की क्वांटिटी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका मोल आ जाएगा। यानी मोल निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए इसके पहले जो था कि ग्राम दिया है और मोल निकालना है, तो तब भी हम डिवाइड ही करते थे। हाँ, तब हम डिवाइड करते थे मास से, क्योंकि मास भी ग्राम में होता है। तो ग्राम दिया है तो मास से डिवाइड करो, क्वांटिटी दी है तो एवोगैड्रो की क्वांटिटी से इसे डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा मोल। नेक्स्ट हम मोल से क्वांटिटी में जाएंगे, यानी हमारे पास मोल है, हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे उसे, क्वांटिटी में। तो उसमें भी क्वांटिटी तो किसकी क्वांटिटी, तो पहले हम देखेंगे मोल में से एटम्स कैसे जाते हैं, यानी मोल से कहाँ जाएंगे, एटम्स की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पूछा है एक मोल कार्बन में कितने एटम्स आते हैं। अब देखिए इसके पहले जो हमने किया था कि हमारे पास क्वांटिटी हमको दी थी और हमको मोल निकालने थे, तो हमने क्या किया था, एवोगैड्रो की क्वांटिटी से डिवाइड किया। इस बार उल्टा है, इस बार मोल हमको दे दिया है और क्वांटिटी निकालने को बोल रहे हैं, तो यहां पर डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी इस बार हमें एवोगैड्रो की जो क्वांटिटी है उससे मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहां पर कितना दिया है, यहां पर दिया है 1 मोल दिया है कार्बन, तो इसे मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो की क्वांटिटी से, तो ये तो 1 ही है, तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट हमारे पास कितना दिया है, 2 मोल सोडियम। अब हमें क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कीजिए एवोगैड्रो की क्वांटिटी से। तो यहां पर आपका, मैं यहां पर साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिख रहा हूं, आप एक बार मल्टीप्लाई करके खुद इसको एक बार चेकआउट करना है। हमारे पास अब 3 मोल है, अब मोल से क्वांटिटी जानो तो क्या करेंगे, एवोगैड्रो की क्वांटिटी से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा 1.8066 इंटू 10⁻24 एटम्स। नेक्स्ट 4 मोल है, उसे भी मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो की क्वांटिटी से और आपका आंसर आ जाएगा 2.4088 इंटू 10⁻24 एटम्स। नेक्स्ट हमारे पास 5 मोल Cl है, 5 मोल क्लोरीन, और उससे हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो अगर क्वांटिटी निकालनी है तो एवोगैड्रो की क्वांटिटी से उसे मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻24 एटम्स। यानी अगर मोल से क्वांटिटी जाना है तो मल्टीप्लाई करो, मोल से अगर क्वांटिटी जाना है तो मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पर क्वांटिटी में भी कई बार ये पूछता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। अब स्टूडेंट्स को कई बार ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उसके भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पहले में पूछा है कि 1 मोल कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिंपली हम पहले एटम्स की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाद में निकालेंगे। तो मुझे सिर्फ एटम्स लिखवाओ, पहले एटम्स लिखवाओ कि 1 मोल में एटम कितने होते हैं, यानी क्वांटिटी निकालनी है। अब क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करोगे, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये जब एवोगैड्रो से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एटम्स आ गए। क्या आ गए, एटम्स। अब आपको ये सोचना है कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर कार्बन का एक एटम है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। कार्बन कौन से नंबर पे आता है, तो कार्बन 6 पे आता है, यानी उसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के एक एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका जो आंसर है उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3.61 इंटू 10⁻24 जितने इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट 2 मोल सोडियम में कितने प्रोटॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स। तो 2 मोल लिखा है। अब ऑफकोर्स क्वांटिटी पूछा है तो पहले हम एटम्स में कन्वर्ट करते हैं। अब एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑफकोर्स इसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। सोचिए अभी क्या आ गए, जब मैंने इसको मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो क्या प्रोटॉन्स आ गए, नहीं, अभी तो एटम्स आए।
अब आपको ये जानना है कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं। अब सोडियम कौन सा नंबर पे आता है, तो सोडियम आता है 11 पे, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करो। जैसा भी इसे 11 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.32 इंटू 10⁻25 प्रोटॉन्स। नेक्स्ट हमें न्यूट्रॉन पूछा है। क्या पूछा है? न्यूट्रॉन। चलो न्यूट्रॉन तो बाद में चलेंगे, पहले एटम्स तो निकालते हैं। तो एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इनटू एवोगैड्रो। अब जैसे मैंने एवोगैड्रो इनटू किया तो मैं एटम्स तक पहुंच गया। अब मुझे उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं वो निकालने। अब एक ऑक्सीजन के एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? देखिए उसका मास 16 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। इसका मतलब उसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो 8 न्यूट्रॉन यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक ऑक्सीजन के अंदर 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर रफली आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻25 जितने न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट 4 मोल नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? चलो प्रोटॉन्स तो बाद में निकालेंगे, पहले हम एटम्स निकालेंगे। और एटम निकालने के लिए क्या करते हैं? एवोगैड्रो की क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए ये तो भी एटम्स है। अब प्रोटॉन्स में चलते हैं। तो एक नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, यानी उसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 7। तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 1.68 इंटू 10⁻25 जितने प्रोटॉन्स। नेक्स्ट 5 मोल क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाद में जाएंगे, पहले एटम्स निकाल लेते हैं। तो मेरे पास 5 मोल क्लोरीन है, तो उसको एटम्स में कन्वर्ट करने क्या करेंगे? उसे एवोगैड्रो से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है? तो क्लोरीन आता है 17 पे, तो 17 से इसे मल्टीप्लाई करो। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 5.11 इंटू 10⁻25 जितने इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम मोल में से मॉलिक्यूल्स में जाएंगे। जैसे इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने मोल में से एटम्स में कैसे जाते हैं वो देखा है। अब हम जाएंगे मोल में से मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि मैंने एक मोल बोला, तो एक मोल यानी एवोगैड्रो नंबर तो आएगा ही। तो अगर आपको मोल में से मॉलिक्यूल में जाना है तो भी आपको यहाँ पर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कितना मोल लिखा है? तो यहाँ पर लिखा है 1 मोल, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 1, इतना बड़ा नहीं, आपको नॉर्मल यहाँ पर 1 मोल लिख देना है। 1 मोल उसको इंटू कर देना है एवोगैड्रो से, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो जैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 जितने मॉलिक्यूल्स। तो ये आ गया उसका आंसर। सेकंड में 2 मोल दिया है। अब 2 मोल दिया है और कहाँ जाना है? मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो के साथ। और जैसे इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट 3 मोल दिया हुआ है और मॉलिक्यूल्स निकालने, तो यहां पर 3 मोल लिखो और इंटू कर दो एवोगैड्रो के साथ। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 1.8066 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट 4 मोल दिए और मॉलिक्यूल्स में जाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सेम एवोगैड्रो के साथ। तो जैसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 2.4088 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट दिया 5 मोल NaOH, तो लिख दीजिए 5 मोल और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻24 जितने मॉलिक्यूल्स। यानी इतने मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स, क्योंकि क्वेश्चन मॉलिक्यूल्स था। जैसे 1 मोल H2O दिया था ना, 1 मोल H2O, तो H2O मॉलिक्यूल है,
तो क्वेश्चन मॉलिक्यूल था तो आंसर भी मॉलिक्यूल्स में आएगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था एटम पूछा था तो आंसर में भी एटम था। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, नीचे वाले जो मैं क्वेश्चन दिया है ना उसमें थोड़ा ट्विस्ट है। अब यहां पर 1 मोल H2O जरूर दिया हुआ है लेकिन एटम्स पूछे, वाह, मॉलिक्यूल नहीं पूछे, एटम पूछे। यानी क्वेश्चन में दिया मॉलिक्यूल है और आंसर में पूछा एटम है। तो यहां पर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा स्टेप क्या है वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जो 1 मोल दिया है, कोई बात नहीं, एटम नहीं, आप पहले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो, कोई बात नहीं। तो इंटू कीजिए एवोगैड्रो के साथ, इंटू कीजिए एवोगैड्रो के साथ। तो ये जो भी आपका नंबर है जैसे 1 मोल, तो इंटू कीजिए एवोगैड्रो के साथ। अब जैसे आप इसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो आंसर आएगा उतने यहां पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देखिए इतने एटम्स नहीं, इतने अभी सिर्फ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एटम्स निकालने के लिए आपको H2O के अंदर एटम्स को काउंट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में एटम्स पूछे। तो एक H2O में कितने एटम्स है पहले वो काउंट करो। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, यानी एक H2O में कितने, 3 एटम है। तो आपका जो भी आंसर है उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर जो भी आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे जैसे मान लो आएगा 1.8066 इंटू 10⁻²4। वैसे ही सेकंड में दिया मॉलिक्यूल है, पूछा एटम है, तो मेथड सेम, आप 2 मोल लिखो और मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो के साथ। लेकिन एवोगैड्रो के मल्टीप्लाई करने से आंसर डायरेक्ट एटम में नहीं आएगा, पहले आंसर मॉलिक्यूल में ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिया हुआ है। लेकिन पूछा तो एटम है, तो आपको काउंट करना है CO2 में एटम कितने। तो एक सी है और 2 O, तो कितने हुए, 3 एटम हुए। तो यहां पर भी आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा कुछ 3.6132 इंटू 10⁻24 जितने एटम्स। नेक्स्ट 3 मोल यूरिया दिया है। अब यूरिया तो मॉलिक्यूल है लेकिन पूछा एटम है, अब डायरेक्ट आंसर तो आएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, पहले हम उसको मॉलिक्यूल में लेके जाते हैं। तो मॉलिक्यूल में लेके जाने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो के साथ, यानी एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करने पे इतने क्या आ गए, इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। लेकिन पूछा तो एटम से। अब यहां पर टोटल एटम काउंट करो कितने हैं, 2 नाइट्रोजन, 2, 4 हाइड्रोजन, कितने हुए टोटल एटम, कितने हुए 6, ये 7 और 1 8, टोटल 8 अंदर एटम्स हैं। तो आपका जो भी आंसर है उसमें 8 को मल्टीप्लाई करो और जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.4453 इंटू 10⁻25। नेक्स्ट में दिया है 4 मोल H2SO4। अब H2SO4 क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो 4 मोल लिखा, तो पहले इसे मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो के साथ। एवोगैड्रो के मल्टीप्लाई करने से क्या आपका आंसर डायरेक्ट एटम में आ गया, नहीं, पहले मॉलिक्यूल में आया है। अब देखो एक H2SO4 में कितने एटम है, जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, 2 1 और 4 ऐड करो कितना आएगा 7। तो आपका जो भी आंसर है उसमें 7 को मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आंसर आएगा 1.6856 इंटू 10⁻25। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट में पूछा है 5 मोल NaOH। तो 5 मोल लिखो और मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो के साथ। क्या लगता है एवोगैड्रो के मल्टीप्लाई करने से एटम्स में आंसर आ गया, नहीं, इतने तो मॉलिक्यूल्स आए। अब एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, उसके अंदर एटम कितने वो काउंट करो। तो 1 2 3, तो आपका जो भी आंसर है उसमें 3 में मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻24। देखिए ये तो चलो हो गया कि मॉलिक्यूल में से, यानी मॉलिक्यूल में से एटम्स कैसे निकालते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमें मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, ये भी फाइंड करने को बोलते हैं। तो उसमें क्या मेथड है, चलिए वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से।
हम स्टार्ट करेंगे H2O से। अगर ध्यान से H2O को देखो तो आपको याद ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कैसे एक मोल H2O में से इलेक्ट्रॉन निकालने। तो पहली बात, आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालने ही नहीं है। शांति से सबसे पहले इसमें एवोगैड्रो मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। तो जो भी आपका नंबर है, जैसे 1 मोल है, शांति से उसमें एवोगैड्रो मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे आपने एवोगैड्रो मल्टीप्लाई किया, क्या ये आपने एटम्स निकाले? नहीं तो। क्या इलेक्ट्रॉन निकाले? नहीं तो। इतने तो मॉलिक्यूल्स है। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखो। अभी आपको पता होगा कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो एलिमेंट कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे अगर हाइड्रोजन 1 पे आ रहा है, मतलब उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम 2 पे आ रहा है, इसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। लिथियम 3 पे आता है, उसका मतलब उसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। यानी जो एलिमेंट जिस नंबर पे आएगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक मोल में एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई किया, तो आप सोचिए मैंने क्या निकाला? मॉलिक्यूल्स निकाले। अब देखिए एक मॉलिक्यूल यानी H2O के एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? चलिए देखते हैं। ये रहा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है? तो वो 1 पे आता है। और ऐसे यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहां पर लिख दो ऊपर 2 प्लस ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन आता है 8 पे, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 10। तो बस यहां पर वो जो 10 है वो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻²⁴। नेक्स्ट, 2 मोल CO2। 2 मोल CO2, उसमें प्रोटॉन कितने? ऑफकोर्स प्रोटॉन यानी वही हुआ कि वो कौन से नंबर पे आता है, लेकिन डायरेक्ट प्रोटॉन तो आएगा नहीं। तो हम प्रोटॉन ना सोचकर पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते शांति से, बाकी काम बाद में करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर 2 मोल लिखा और शांति से मैंने क्या कर दिया, उसमें एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या आ गए? ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए। तो अब एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, चलिए वो देखते हैं। कार्बन कौन से नंबर पे आता है? कार्बन कौन से नंबर पे आता है? तो कार्बन आता है 6 पे, प्लस ओ कौन से नंबर पे आता है? ऑक्सीजन 8 पे आता है, यानी 8 हुए प्रोटॉन्स। लेकिन ऐसे यहां पर दो ऑक्सीजन है, तो यहां पर कितना ऐड होगा? 16। अब एक ओ में 8 प्रोटॉन है ना, 2 ओ में कितने होंगे? 16 प्रोटॉन्स होंगे। दोनों को ऐड करो कितना आएगा? 22 आएगा। तो वो 22 शांति से उसमें मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 2.6497 इंटू 10⁻²⁵। यानी इतने इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट बोला 3 मोल। चलिए क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं शांति से। तो 3 मोल लिखा और इनटू कर दिया एवोगैड्रो। चलिए इससे क्या हो गया? इससे हमारा जो आंसर है वो मॉलिक्यूल्स में एटलीस्ट आ गया। अब वो एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स है, अब वो हमें यहां पर जानना है। कितने न्यूट्रॉन्स है वो हमें यहां पर जानना है। चलिए पूरी लिस्ट बनाते हैं। बात करते हैं इस नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन होते हैं। क्यों 7 न्यूट्रॉन? देखिए नाइट्रोजन का मास 14 होता है। कितना होता है? 14। अब ये जो 14 होता है ना, उसमें से 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। 14 में 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, याद रखना आपको। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पर एक गलती करते हैं, वो यहां पर हाइड्रोजन के अंदर भी न्यूट्रॉन काउंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो याद रखिए हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए कार्बन का मास 12 होता है, उसका मतलब उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है? न्यूट्रॉन। चलो ऑक्सीजन का मास कितना होता है बोलिए? अब याद कीजिए थोड़ा कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है। राइट, 16 होता है। तो उसमें 8 होते हैं प्रोटॉन और 8 होते हैं न्यूट्रॉन, तो लिख दीजिए यहां पर 8। फिर से नाइट्रोजन का 7 और हाइड्रोजन में तो होता ही नहीं। सबको प्लस कीजिए, कितना आ रहा है देखिए एक बार। कितना आ रहा है? ये 14 और ये 20 और 8, 28 आ रहा है। 28। तो यहां पर वो जो 28 है वो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 5।
0.0585 इंटू 10⁻25। इतने इसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स है। नेक्स्ट चलिए पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और बाद में आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे शांति से। तो मैंने 4 मोल लिखा और उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगेड्रो, ताकि इससे जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा उतने मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन मुझे तो प्रोटॉन निकालने हैं। प्रोटॉन यानी वो एटम या वो एलिमेंट कौन से नंबर पे आ रहा है। चलिए हाइड्रोजन 1 पे आता है, लेकिन ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 आ गया। प्लस सल्फर 16 पे आता है, चेक कीजिए एक बार। हाँ 16 पे आता है। प्लस देखिए ओ तो वैसे 8 पे आता है, लेकिन ऐसे ओ कितने यहाँ पर 4 है, तो 4 8 जा 32। कितना आ रहा है ये, टोटल कीजिए 50 आ रहा है। तो यहाँ पर 50 को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 1.2044 इंटू 10⁻26 जितने हैं प्रोटॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास, चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन बाद में पढ़कर शांति से पहले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इतने मेरे पास मॉलिक्यूल्स है। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। सोडियम आता है 11 पे तो 11 लिख दो। ये ऑक्सीजन किस पे आता है, 8 पे आता है तो 8 लिख दो। हाइड्रोजन 1 पे आते हैं तो 1 लिख दो, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना हो रहा है, 19 और 1 20, तो इसमें 20 को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर कुछ आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻25। नेक्स्ट हम वॉल्यूम और मोल का जो रिलेशन है वो देखेंगे कि मोल और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, यानी वॉल्यूम से मोल कैसे जाते हैं और मोल से वापस वॉल्यूम कैसे आते हैं। तो उसमें भी पहले हम देखेंगे कि वॉल्यूम में से मोल कैसे जाते हैं। क्या, वॉल्यूम में से मोल कैसे जाते हैं। अब वॉल्यूम की जो यूनिट है वो लीटर है और मोल की तो ऑफकोर्स खुद मोल है। अब यहां पर हम जो भी बात करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हम गैस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, गैस के बारे में। तो फर्स्ट कंडीशन है ऑलवेज टॉक अबाउट गैस, हमेशा गैस के लिए क्या करेंगे, बात करेंगे। सेकंड कंडीशन है ये जो भी बात होगी वो एसटीपी पे होगी। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, क्योंकि हम बात गैस की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, गैस की। तो अगर आप टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करोगे तो आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वॉल्यूम चेंज ना हो तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑफ प्रेशर को फिक्स कर देते हैं, और वही है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी एसटीपी। अब आपको यहां पर एक कन्वर्जन याद रखना है। आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। आपको याद रखना है कि अगर कोई गैस है और वो एसटीपी पे, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, देन एक मोल अगर कहीं पर गैस है तो उसका जो वॉल्यूम है वो आएगा 22.4 लीटर। सर कौन सी गैस है, वो तो बोला ही नहीं। अरे कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, फर्क पड़ता नहीं है। अगर वो 1 मोल है तो वो 22.4 लीटर ही है, चाहे वो कोई भी गैस क्यों ना हो। जैसे हमने बोला था कि 1 मोल में क्वांटिटी कितनी होती है, तो वो डिपेंड थोड़ी करती है, वो तो हम में से क्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, एटम हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो। वैसे ही कोई भी गैस हो, फर्क नहीं पड़ता है, 1 मोल यानी 22.4 लीटर, बात खत्म। तो यहां पर हम उसी फॉर्मूला का यूज करके आज वॉल्यूम से मोल को समझेंगे कि वॉल्यूम से मोल कैसे जाते हैं। अब देखो ये बात हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि अगर आपको मोल निकालना है तो डिवाइड करो, मोल निकालना है डिवाइड करो, मोल निकालना है डिवाइड करो। ये मंत्र आपको भी याद रह जाना चाहिए कि अगर आपको मोल निकालना है तो क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। देखो किससे डिवाइड करना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। किससे जो डिवाइड करना है वो आपको क्वेश्चन से सीखना है। जैसे ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन लीटर है तो लीटर को डिवाइड करोगे लीटर से। तो अगर आपके पास 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर यानी 22.4 लीटर है, और आपको क्या करना है, मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमेशा डिवाइड करो 22.4 से। मतलब आपके पास कोई भी क्वेश्चन में दिया हो, आपको उसको हमेशा 22.4 से ही डिवाइड करना है। जैसे हम क्वांटिटी में करते थे, क्वेश्चन में कोई भी क्वांटिटी दिए हमको एवोगैड्रो से ही डिवाइड करना है, वैसे यहां पर हम 22.4 से उसे डिवाइड करेंगे। ये कट हो गया और आपके पास कितना आ गया, 1 मोल। यानी आपके पास 1 मोल क्या है,
हाइड्रोजन गैस। यानी 22.4 लीटर अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट, आपके पास अगर 11.2 लीटर O2 यानी ऑक्सीजन गैस है और उसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है, तो लीटर है तो इसको 22.4 लीटर से डिवाइड करो, कैंसल होगा और आपके पास आ जाएगा 0.5 मोल। नेक्स्ट, 5.6 लीटर है, देखिए लीटर है तो लीटर को डिवाइड करो लीटर से। देखो मोल निकालना तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, लीटर को डिवाइड करो लीटर से, कैंसल आउट होगा और आपका आंसर आ जाएगा 0.25 मोल। नेक्स्ट हमको दिया है 44.8 लीटर दिया है, तो लीटर के लिए डिवाइड करो लीटर से यानी 22.4 से, कैंसल आउट होगा और आ जाएगा 2 मोल। नेक्स्ट दिया है 67.2 लीटर, तो उसको ऑफकोर्स डिवाइड करोगे लीटर से यानी 22.4 लीटर से, कैंसल आउट होगा और आपका आंसर आ जाएगा 3 मोल। यानी मोल निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोल में से वॉल्यूम कैसे जाते हैं। जैसे अभी जो हमने देखा उसमें हम वॉल्यूम से मोल गए, अभी हमें मोल में से वॉल्यूम जाना है। कहाँ जाना है? मोल में से वॉल्यूम, यानी मोल में से लीटर जाना। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन किया जाएगा वो एसटीपी पे ही रहेगा, यानी अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें एसटीपी तो 100% लिखा होगा। यानी अगर वो वॉल्यूम का क्वेश्चन है, अगर वो वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो उसमें एसटीपी तो लिखा होगा, यानी सिर्फ एसटीपी देख के भी आप पहचान सकते हो कि ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। अब यहां पर हमें मोल से वॉल्यूम जाना है। देखो मोल निकालना होता तो डिवाइड करते हैं ना, मोल तो दिया है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको यहां पर लिख देना शांति से 1 मोल और मल्टीप्लाई कर देना है 22.4 से। देखिए कोई भी नंबर दिया हो आपको सीधा उसको 22.4 से सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 22.4 लीटर। जैसे पर 3 मोल दिया है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो 22.4 के साथ। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका कुछ आंसर आ जाएगा 67.2 लीटर। नेक्स्ट आपके पास कितना दिया है? 0.25 मोल दिया है और उसको आपको कन्वर्ट करना है लीटर में, तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं 22.4 में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 5.6 लीटर। नेक्स्ट यहाँ पर 2 मोल दिया है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 22.4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 44.8 लीटर। तो ऐसे भी आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 4 दिया मोल, कोई बात नहीं 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 89.6 लीटर। देखिए कुल मिलाकर यहां पर टोटल 6 फॉर्मूला है, कुल मिलाकर यहां पर 6 फॉर्मूला है। एकदम शांति से देखना है। सबसे पहले जो सेट है 3 फॉर्मूला का सेट है। देखिए 6 फॉर्मूला है, उसको 3 और 3 में डिवाइड कर दीजिए। टोटल तो 6 है, टोटल 6 फॉर्मूला है, उसको से 3 और 3 में डिवाइड कर दीजिए और दोनों ही मोल के रिलेटेड है, दोनों ही मोल के रिलेटेड है। जो पहला है 3 का सेट उसमें आपको मोल निकालना है, यानी मोल फाइंड करना है। नेक्स्ट जो सेट है उसमें आपको मोल जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आपको क्वेश्चन के अंदर मोल पूछा होगा या तो दूसरा क्या सेट होगा जिसमें मोल दिया होगा। अगर आपको मोल पूछा है तो 100% आपको क्वेश्चन में जो भी चीज़ दी है उसको आपको डिवाइड करना है। अब किससे डिवाइड करना है देखिए वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपको यहाँ पर 6 ग्राम कार्बन दिया है और मोल फाइंड करना है, तो ऑफकोर्स उसको आप डिवाइड करोगे उसके मास से, क्योंकि ग्राम लिखा है, यहाँ ग्राम लिखा है ना, तो आप क्या करो उस कार्बन के मास यानी 12 से उसको डिवाइड कर दो, करना डिवाइड ही है। तो यहाँ क्या यूज़ करोगे? जैसे एवोगैड्रो यूज़ करोगे डिवाइड करोगे या 22.4 से डिवाइड करोगे। डिवाइड किससे करोगे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ग्राम दिया है तो कार्बन के मास से डिवाइड करो। चलो वहीं पर क्वांटिटी दी हो तो जैसे मान लो 1.2044 इंटू कुछ 10⁻24 जैसे क्वांटिटी दी है, तो क्वांटिटी दी है ना तो क्वांटिटी को डिवाइड करो क्वांटिटी से, यानी एवोगैड्रो से, करना डिवाइड ही है। जैसे ग्राम यानी मास दिया था तो मास से डिवाइड किया, क्वांटिटी दी थी तो क्वांटिटी से डिवाइड करो तो मोल आ जाएगा। वैसे ही अगर मान लो कहीं पर 44.8 लीटर दिया, देखो वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम को डिवाइड करो वॉल्यूम से, यानी 22.4 से डिवाइड कर दो। वहीं पर जो देखो यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पहले से मोल दिया हुआ है, जैसे मान लो ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है
कि 5 मोल कार्बन है, यानी मोल पहले से दिया है और आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। किसमें कन्वर्ट है? ग्राम में। तो डिवाइड कर दो मास से, क्योंकि मास नहीं निकालना है तो मास मल्टीप्लाई करो। वहीं पर अगर क्वांटिटी निकालनी, क्या निकालनी है? क्वांटिटी, और 5 मोल दिया हुआ है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्वांटिटी पूछे तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। और वहीं पर अगर वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है, तो अगर वॉल्यूम पूछा हो तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो।